तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा। आज जो अपनी फाउंडेशन के लिए सीए फाउंडेशन के लिए क्लास है, उसका जो सब्जेक्ट चालू करने जा रहे हैं अपन, वो चालू करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का। तो जिन बच्चों के पास स्टडी मटेरियल है, जो अच्छी बात है। जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है वो समझ लें इस बात को कि आपको अपनी गूगल के ऊपर टाइप करना है BOS। और जैसे ही आप एंटर करेंगे BOS, तो आपका ये वेबसाइट आके खुलेगी, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल। ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है क्लिक हेयर टू विजिट BOS नॉलेज पोर्टल। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके का एक लेआउट खुलेगा और यहाँ नीचे जाके आएगा आपका स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम। तो ये जो स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे अपन। यहाँ पर तीनों का आ जाएगा, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, और अपना है फाउंडेशन। फाउंडेशन को क्लिक करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम को करेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम को करेंगे। और जैसे ही अपन इसको क्लिक करेंगे तो सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल सामने आ जाएंगे PDF फॉर्मेट में। हमने बात करनी है सबसे पहले अकाउंटिंग की। तो ये अपन ने अकाउंटिंग को क्लिक किया तो दो मॉड्यूल आ रहे हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। एक शॉर्ट समरी में लेआउट आपको बता देता हूं कि देखो बच्चों, ये जो अपनी तैयारी है ये 12th क्लास से डिफरेंट है। नो डाउट कि 12th क्लास के चैप्टर्स और 11th क्लास के चैप्टर ही आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन के लेवल्स हैं वो थोड़े ऊपर आते हैं। ठीक है। आपकी कंसेप्चुअल स्टडी होगी इसके अंदर 12th क्लास से ज़्यादा, है ना। तो हमें देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इसके अंदर 12th क्लास के अंदर आपके पास पूरा 12 महीने का समय होता था, लेकिन यहाँ पर आपके पास टाइम पीरियड शॉर्ट है। पूरा 12 महीने का समय नहीं होगा जिसके अंदर आपको वो चारों सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो कोशिश कैसे करनी है कि हमें कंसेप्ट स्टडी करते हुए चलना है, स्मार्ट स्टडी करते हुए चलना है और फास्टली काम करना है। ठीक है। टाइम नहीं लगाना है बहुत ज़्यादा। अगर मैं पहले स्टडी मटेरियल की बात करूं, मॉड्यूल नंबर 1, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, तो मॉड्यूल नंबर 1 जिन बच्चों के सामने है वो बच्चे अपने फिजिकली भी देख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन के ऊपर देख लें। शुरू के जो पेजेस है उसके अंदर थियोरिटिकल फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो ये सारा थियोरिटिकल है। यानी अगर आपको मैं पेपर की स्टडी करवाऊं तो पेपर में करीब करीब सारे चैप्टर्स कवर अप होते हैं। वेटेज कैसे दे रखी होती है वो पेपर को स्टडी करके बता दूंगा, लेकिन ओवर रिव्यू आपको बता देता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको जो दिखाई देगा वो फर्स्ट यूनिट में से दिखाई देगा। ये पूरी थ्योरी जो यूनिट है इसमें से दिखाई देगा आपको, थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क में से 12 नंबर का क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखो आपका प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस 2, उसमें बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक सी बातें हैं। जर्नल एंट्रीज, इसका क्वेश्चन कभी नहीं आते। जर्नल एंट्रीज के थ्योरेटिकल पॉइंट में पूछ लिया जाएगा तो ठीक है। लेजर के क्वेश्चन नहीं आते, ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन भी नहीं आते यूजुअली। थ्योरी फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाए कोई क्वेश्चन तो एक अलग बात है। हालांकि हम सारे चैप्टर्स कवर अप करते हुए चलेंगे, हर बातों को बताता हुआ चलूंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा फास्टली। ये बातें अपन पढ़ भी चुके हैं, और नहीं भी पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ जाएगी। यहाँ पे सब्सिडरी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, कैश बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल आएगा। यानी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर से आप टिक लगा सकते हैं। सब्सिडरी है, कैश बुक है, रेक्टिफिकेशन, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की उम्मीद है, लेकिन तीनों में से कोई भी एक प्रैक्टिकल आएगा, है ना। इस यूनिट के अंदर अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो सब्सिडरी, कैश बुक और रेक्टिफिकेशन में कोई भी एक प्रैक्टिकल आएगा। फिर आगे बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन भी अपने आप में एक अलग यूनिट है। इन्वेंट्री का एक अलग अपने आप में क्वेश्चन आने वाला है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि आपने 11th क्लास के अंदर नहीं पढ़ा, आपके लिए बिल्कुल नया होगा ये। फिर आती है बात फाइनल अकाउंट्स की, चैप्टर नंबर 7। फाइनल अकाउंट्स के अंदर देखो दो तरीके के फाइनल अकाउंट्स है, एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। तो इन दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। करीब करीब फाइनल अकाउंट्स भी बिल्कुल वही हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूँ मॉड्यूल नंबर 2 की, तो मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर आप 8th नंबर का चैप्टर देख रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा हुआ नहीं है अपने 11th क्लास और 12th क्लास के अंदर, ये भी आपके लिए नया रहेगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा है तो बहुत थोड़ा बहुत पढ़ा है। पूरी पार्टनरशिप आप पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 10, और पूरी कंपनी भी आप पढ़ चुके हैं। तो अगर आप अपने एंड पर चाहें तो आप पार्टनरशिप और कंपनी के क्वेश्चन खुद हैंडल कर सकते हैं। हालांकि मैंने पढ़ाना है आपको, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सर ये हमारा जल्दी कंटेंट कवर हो, तो आप पार्टनरशिप और कंपनी के क्वेश्चन खुद हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने यूनिट नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 1 की। तो सबसे पहले देखो मैं शुरुआत से स्टार्ट करता हो जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि अपने बैच के अंदर ऐसे बच्चे भी पढ़ रहे हो जो कि नॉन कॉमर्स हो। नो प्रॉब्लम, अभी आप कॉमर्स वाले
आगे जाके जो बच्चे इस वीडियोस को देखेंगे, हो सकता है कि वो बच्चे ऐसे हों जो नॉन कॉमर्स वाले हों, उनको पता ही नहीं हो कि अकाउंटिंग क्या है। तो उनको अकाउंटिंग समझाने के लिए सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ अपने सेकंड यूनिट से। सर फर्स्ट यूनिट क्यों नहीं चालू कर रहे? फर्स्ट यूनिट भी करेंगे, वो टोटली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, लेकिन सीरियल ऑर्डर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें ये अकाउंटिंग प्रोसेस सबसे पहले करना चाहिए, और उसमें भी मैं बात करूंगा जर्नल एंट्रीज की। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपन अपने जर्नल एंट्रीज के टॉपिक से। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपकी नोटबुक है, इसके अंदर मैं जो जो आपको बातें बताऊंगा वो सारी बातें आपको नोट डाउन करनी है। कैसे जर्नल एंट्रीज करते हैं, किस तरीके से करते हैं, आई डोंट नो आप लोग किस तरीके से जर्नल एंट्रीज सीख कर आए हो, लेकिन जो भी मैं आपको बात बताऊंगा आपको जर्नल एंट्री उसी तरीके से समझनी है। फिर मैं आपको स्टडी मटेरियल में भी बता दूंगा कि ये पॉइंट है जो अपन ने पढ़े हैं, और आपको वो घर पे रीड आउट करके और मेरे से सारी प्रॉब्लम्स पूछ लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस की। ठीक है, ये हमारी यूनिट का नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर भी सबसे पहले कौन सा करने जा रहे हैं? जर्नल एंट्रीज। आप लोग भी हेडिंग डाल दें, जर्नल एंट्रीज। तो देखो सवाल ये उठता है कि सर जर्नल एंट्रीज करते कैसे हैं, हम तो सब भूल गए। तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जर्नल एंट्रीज करने के लिए, यानी कोई भी लेन देन को आपको रिकॉर्ड करना है, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या चीज की जरूरत होती है? हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत होती है कि अकाउंट्स के 3 तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं। ये बात हम सबको पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी किसी भी लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें बात पता होना चाहिए कि अकाउंट्स को हमने 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया गया है। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखना ये है कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती है। तो मैं आपको बता दूं, देखो बच्चों, पर्सनल अकाउंट में दुनिया भर के नाम आएंगे, ऑल नेम्स सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं, जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता। सर धीरज नाम भी इसी में आएगा? मैंने कहा हाँ। सर दर्शना नाम भी इसी में आएगा? मैंने कहा हाँ। सर अभिषेक का नाम भी इसी में आएगा? मैंने कहा हाँ भाई हाँ। यानी आपके मन में जो भी नाम आ रहे हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे। ठीक है, ठीक है सर। सर पर्सनल अकाउंट में और क्या क्या आता है सर? मैंने कहा बैंक के नेम आते हैं, सारे बैंक के नेम पर्सनल अकाउंट है, जैसे पीएनबी, एसबीआई, आईसीआई। सर आईसीआई भी इसी में आएगा? मैंने कहा हाँ। सर एक्सिस बैंक भी इसी में आएगा? मैंने कहा हाँ भाई हाँ। किसी भी बैंक के नाम ले लो, सब इसी के अंदर आने वाले हैं। सर और क्या आएगा? मैंने कहा और आएगा कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? मैंने कहा फर्स्ट टाइम जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो वो कैपिटल कहलाता है। सर उसको पर्सनल में क्यों लिया? मैंने कहा सारे कारण बता दूंगा, अभी आप मान के चलो कि वो भी पर्सनल अकाउंट में ही आता है। यानी कोई भी पर्सन का नाम हो, किसी कंपनी का नाम हो, बैंक का नाम हो, कैपिटल हो, सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो बच्चों, रियल अकाउंट में क्या आता है? रियल अकाउंट में आता है एक गुड्स। गुड्स क्या चीज होती है? जिस चीज में हम डील करते हैं उसको हम गुड्स कहते हैं। यानी जो चीज आप बिजनेस में खरीदोगे रीसेल पर्पस के लिए वो गुड्स हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कोई कपड़े का व्यापारी है, उसके लिए अगर वो क्लोथ खरीद के आता है, कपड़ा खरीद के आता है, फैब्रिक खरीद के आता है, तो वो उसके लिए गुड्स है। अगर कोई एयर कंडीशन का व्यापारी है, अगर वो एयर कंडीशन खरीद के आता है तो फिर वो उसके लिए गुड्स है। अगर कोई फर्नीचर का व्यापारी है, अगर वो फर्नीचर खरीद के आता है बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो भी पर्सन जिस चीज का व्यापारी होता है ना, वो उसको खरीदता है बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उसके लिए गुड्स हो जाता है ना। तो गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स का मतलब है फॉर रीसेल पर्पस। और जो चीज रीसेल पर्पस के लिए नहीं होती, आप अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए लेकर आते हो। जैसे कि मान के चलिए अगर आप व्यापारी हैं कपड़े के और आप अपने बिजनेस के अंदर फर्नीचर खरीद लेते हो, तो वो आपकी एसेट्स कहलाएगी, क्योंकि आप फर्नीचर को बेचने के लिए थोड़ी ना खरीद रहे हो। तो वो फर्नीचर आपके लिए क्या हो जाएगा? आपकी एसेट्स हो जाएगी। बिल्डिंग, अगर मान लो मैं कपड़े का व्यापारी हूं और बिल्डिंग खरीदता हूं,
तो वो मेरे लिए एसेट्स हो जाएगी, है ना। कोई जमीन खरीदता हूं वो मेरे लिए एसेट्स हो जाएगी। और इवन हमारे पास हमारा पड़ा हुआ कैश, वो भी हमारी एसेट्स होती है। यानी अगर मैं आपसे बात करूं तो एसेट्स नॉट फॉर रीसेल होती है, बट गुड्स इज फॉर रीसेल होती है। याद रखना है ये बात, एसेट्स नॉट फॉर रीसेल हमारे बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए होती है। और बच्चों मजे की बात तो ये है कि हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि जो गुड्स होते हैं ना, उसके रिगार्डिंग 4 शब्दों का प्रयोग होता है। एक परचेज का, एक सेल्स का, अपन ने गुड्स परचेज किया तो परचेज वर्ड यूज करोगे, गुड्स अगर हमने सेल किया तो सेल वर्ड यूज करेंगे, और अगर हमें पसंद नहीं आता, अगर हम रिटर्न कर देते हैं तो परचेज रिटर्न, ठीक है। और अगले को पसंद नहीं आता, अगला जिसको हमने बेचा है अगर वो रिटर्न कर देता है तो वो सेल्स रिटर्न कहलाता है, ठीक है। ये कहलाता है सेल्स रिटर्न। फिर आती है बात नॉमिनल अकाउंट के ऊपर। तो बच्चों नॉमिनल अकाउंट के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम से लिंकअप चीजें होती है ना, वो सारी अपन यहां पर लिखते हैं। यानी जब आपको मैं इसके रूल्स बताऊंगा, जब आपको कैटेगराइज कराऊंगा, तो सिर्फ आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी अकाउंट पर्सनल नहीं है, कोई भी अकाउंट रियल नहीं है, तो वो सारे अकाउंट क्या होंगे, नॉमिनल होंगे। जैसे कि आपने अगर अपने बिजनेस में सैलरी पेमेंट किया तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि वो किसी का नाम नहीं हो सकता, वो रियल अकाउंट की लिस्ट में भी नहीं आ रहा। अगर आपने अपने बिजनेस में वेजेस पे किया, यानी ये देखो ये एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, तो ये सब नॉमिनल है, क्योंकि ना तो ये पर्सनल अकाउंट की लिस्ट में, ना ये रियल अकाउंट की लिस्ट में। अगर आपको कोई इंटरेस्ट की इनकम आती है, हालांकि इनकम है, अब आप देख सकते हो ना, इंटरेस्ट किसी की कोई नाम नहीं है, ना ये रियल अकाउंट की लिस्ट में भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। कोई आपने कमीशन कमा ली तो भी नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। सर और भी बहुत सारे होते हैं। मैंने कहा हाँ सर, हमें कैसे पता लगेगा? मैंने कहा क्वेश्चंस करते करते आपको सारा आइडिया हो जाएगा, है ना। तो ये पहचान हो गई हमारी पर्सनल अकाउंट की, रियल अकाउंट की और नॉमिनल अकाउंट की। लेकिन अगर मैं नियमों की बात करूं तो क्या नियम होते हैं? तो देखो बच्चों, अगर इसको कहते हैं हम गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स कहते हैं। तो अगर मैं पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो देखो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है। पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट। देखो दो ही पहलू होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। जैसे एक क्वाइन के हेड और टेल होते हैं, जैसे प्लस माइनस होते हैं, वैसे डेबिट क्रेडिट भी होता है। तो आप जब रिकॉर्ड करने जाओगे तो एक अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा और एक अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होगा। तो अगर पर्सनल अकाउंट है तो आप नियम क्या लगाओगे, डेबिट द रिसीवर। यानी कोई भी ऐसा पर्सन जो पाने वाला है तो उसको अपन क्या कर देंगे, डेबिट। देखो मैं हिंदी में लिख भी देता हूं नीचे, पाने वाला व्यक्ति, अगर कोई भी होगा पाने वाला व्यक्ति तो आप उसको डेबिट कर दोगे, ठीक है। और अगर अपन बात करें बी पॉइंट की, तो क्रेडिट किसको करोगे, गिवर को। डेबिट द रिसीवर है तो क्रेडिट कौन है, गिवर है, क्रेडिट द गिवर। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। ये पाने वाला व्यक्ति डेबिट और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होगा, ठीक है बच्चों, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होगा। अच्छा अब बच्चों देखो, मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं। इस साल से एक नया सिस्टम है अपने पास, क्या कि आप चैट बॉक्स के अंदर मेरी बातों को, मेरे लेक्चर के बीच में भी अगर आप अपने मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। अगर आपकी बातें रिलेवेंट होगी, डेफिनेटली मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, रिकॉर्डिंग्स के साथ भी करूंगा, ठीक है। कोई भी बात बोलनी है, कुछ भी बोलनी है, चैट बॉक्स में कर दो। जब तक कि मैं आपको अनुमति नहीं देता बोलने के लिए, तब तक आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब आती है बात यहाँ पर, ये दोनों बातें हो गई, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर की। यानी आपको देखो हाईलाइट कर देता हूं, डेबिट करना है रिसीवर को, क्रेडिट करना है गिवर को। अभी आपको क्वेश्चन से और बात बता दूंगा। फिर अगर हम बात करते हैं इसके आगे की, कि अगर मैं बात करता हूं रियल अकाउंट की, तो रियल अकाउंट के अंदर कोई पर्सन नहीं होता, कोई वस्तु होती है। वस्तु कैसे होगी, आप कोई एसेट खरीदोगे, कोई गुड्स खरीदोगे, तो वो कोई पर्सन थोड़ी ना है, वो कोई वस्तु है। तो वो वस्तु अगर आएगी, वॉट कम्स इन, अगर वो आती है, वॉट कम्स इन, अगर वो आती है तो उसको आप डेबिट कर देना। और अगर वो जाती है, वॉट गोज आउट, तो उसको आप क्रेडिट कर देना। वॉट
गोज आउट, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी आने वाली वस्तु डेबिट, आने वाली वस्तु डेबिट, है ना, और जाने वाली वस्तु क्रेडिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। ओके जी। अब आती है देखो बात यहां पर क्या, अब आती है बात नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल लगता है, तो नॉमिनल अकाउंट में लगता है सभी खर्चे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होंगे। सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट है, और सारे इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट है। ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट है। ठीक है, तो इसको भी हिंदी में लिख देते हैं अपन, सभी खर्चे, सभी खर्चे डेबिट, और सभी फायदे, सभी फायदे क्रेडिट। अब देखो बच्चों, ये जो नियम था ना, ये जो नियम अपन पढ़ रहे हैं, ये नियम है ट्रेडिशनल रूल, ट्रेडिशनल रूल जिसको अपन ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। गोल्डन रूल ट्रेडिशनल अप्रोच है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू आंसर दो, तो आप ये वाला नियम लगा के आंसर दोगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है नहीं नहीं आप तो मॉडर्न अप्रोच से आंसर दो, तो मॉडर्न अप्रोच क्या बोलती है, डेबिट और क्रेडिट वाले रूल क्या है। जो मॉडर्न अप्रोच अगर आपसे पूछी जाती है, तो आप डेबिट और क्रेडिट के क्या नियम बताओगे, आप डेबिट और क्रेडिट के नियम बताओगे कि अगर एसेट्स है और एक्सपेंसेस हैं, आपको पहचानने पड़ेंगे, वो मैं भी क्वेश्चन से पहचान करवा दूंगा। अगर एसेट और एक्सपेंस है, अगर ये बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। ये है मॉडर्न अप्रोच। और अगर मैं मॉडर्न अप्रोच से आगे और बात करूं, तो अगर मैं बात करता हूं लाइबिलिटीज की या फिर इनकम की, यानी हमारी मॉडर्न अप्रोच ये बात बोलती है लाइबिलिटीज और इनकम अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और घटेगी तो डेबिट होगी। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि आप ट्रेडिशनल अप्रोच से आंसर दो, तो आप ऊपर वाला आंसर दे देना। अगर आपसे बोला जाता है नहीं नहीं मॉडर्न अप्रोच से दो, तो नीचे वाले तरीके से आंसर दे देना। बात बराबर है। मैं कुछ आपको क्वेश्चंस करा देता हूं किस तरीके से मॉडर्न अप्रोच, किस तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच को अपन को एप्लीकेबल करना है, वो सारी बातें थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाता हूं, फिर अपन स्टडी मटेरियल देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात बोलूं, तो अगर मैं बोलता हूं परचेज गुड्स, परचेज गुड्स इन कैश ₹100, परचेज गुड्स कैश में कर रहे हैं ₹100 में, तो देखो क्या होगा। इसका सोल्यूशन अगर मैं आपको करने जाऊं, जर्नल एंट्री बनाऊं, तो कैसे बनाऊंगा, पहले मैं समझा रहा हूं। देखो ये डायग्राम आपको नहीं बनाने, लेकिन मैं केवल समझा रहा हूं आपको कि मान के चलो अगर गुड्स परचेज करना होता है, तो ये मान के चलिए अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, इसके अंदर मान के चलिए अगर आप बैठे हैं, अगर आप इस पर्सन से गुड्स को परचेज करते हैं, ठीक है, गुड्स परचेज करते हैं, अगर आप इस पर्सन से परचेज कर रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है आपके हाथ से क्या जाएगा, कैश आपके हाथ से जाएगा, कैश जा रहा है आपके हाथ से, और गुड्स आपके पास आ रहे हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि दो तरीके के अकाउंट अफेक्ट होते हैं, तभी तो इसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। दो तरीके के कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है। आ क्या रहा है, परचेज, आ क्या रहा है, परचेज। जस्ट अ सेकेंड, अब देखो, अब आती है देखो बात यहां पर कि परचेज आ रही है और बी कैश जा रही है, ये आप देख सकते हो ऊपर। यानी कोई भी जर्नल एंट्री करने बैठो, तो ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर मैं बात करता हूं, तो आप सबसे पहले देखोगे कि अगर हम परचेज गुड्स इन कैश कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि क्या आपके पास आ रहा है और क्या आपके हाथ से जा रहा है। तो हमने देखा कि परचेज आ रहा है और कैश जा रहा है। तो परचेज कौन सा अकाउंट है बच्चों, परचेज है रियल अकाउंट। सर आपको कैसे पता लगा, मैंने कहा देखो मैंने ऊपर लिखवाया भी था आपको, ये देखो ये रहा,
गुड्स के चार पार्ट होते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो परचेज है हमारा रियल अकाउंट। कैश क्या है? कैश भी आपका रियल अकाउंट है। सर आपको कैसे पता? मैंने कहा देखो कैश भी मैंने यहीं पे लिखवाया था, ये रहा। तो कैश भी आपका क्या है? रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट क्या बोलता है? आने वाली वस्तु को डेबिट। अगर आपको देखो नियम याद हो तो ऊपर देखो मैंने लिखवाया था, रियल अकाउंट में देखो क्या लिखा है, आने वाली वस्तु डेबिट लिखवाया है और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। अब आप इस डायग्राम से देख के मेरे को बता सकते हो कि जो चीज आ रही है वो डेबिट और जो चीज जा रही है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम में आपको हमेशा अपने आप को इधर की साइड मानना है। यानी आपको हमेशा अपने आप को बिजनेस की साइड मानना है। जो चीज आ रही है उसको आप डेबिट करो, नियम लगाया मैंने, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो फाइनली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये जो ट्रांजैक्शन आपने किया ये कौन सी अप्रोच से किया? ट्रेडिशनल अप्रोच से किया। लेकिन अगर आपसे मॉडर्न अप्रोच से चीज पूछते तो आपको मॉडर्न अप्रोच के अंदर ये बात माननी पड़ेगी कि अगर आप परचेज कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका स्टॉक बढ़ रहा है। तो जो बच्चे कॉमर्स के हैं उनको ये बात पता है कि स्टॉक आपकी एसेट्स होती है। क्या होती है? एसेट्स होती है स्टॉक आपकी। तो स्टॉक है आपकी एसेट्स। अगर स्टॉक आपके पास बढ़ रहा है परचेज होने से तो एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट हो जाएगी, है ना। और कैश आपके हाथ से जा रहा है तो कैश भी आपकी क्या है? एसेट्स ही है। देखो ये भी आपकी एसेट्स है, ये भी आपकी एसेट्स है। और मैंने देखो आपको ऊपर ही बात बताई थी कि एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट। अब देखो कैश आपका घट रहा है तो क्रेडिट हो गया और स्टॉक आपका बढ़ रहा है तो डेबिट हो गया। तो मॉडर्न अप्रोच से अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसी तरीके से ही जवाब देना है। उम्मीद है आज सभी बच्चों को अच्छी तरीके से बातें मेरी क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से लॉजिक होता है जर्नल एंट्रीज करने का। तो चलिए बच्चों, तो उम्मीद है ये बात सब बच्चों को पता होगी। अब देखो एक एग्जाम्पल हमारे पास और है, उस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल हमारे पास आता है, अगर मैं आपको बोलता हूं परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ठीक है, ₹200। अब आप देखो जब नेम दे रखा होता है, कैश नहीं दे रखा होता, तो उसको क्या ट्रीट करते हैं? ट्रीटेड एज उधार का ट्रांजेक्शन। जब नेम दे रखा होता है तो जब नेम दे रखा है आपको तो यहां पर आप किस तरीके से करोगे कि हमने परचेज तो किया है किससे? राम से, लेकिन हम उसको कैश देकर नहीं आए हैं। परचेज तो किया है लेकिन राम से किया, लेकिन हम कैश देके नहीं आए हैं, नॉट इन कैश। तो नॉट इन कैश है तो इसमें कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो जाएंगे? एक अकाउंट तो अफेक्ट हो जाएगा परचेज, क्योंकि परचेज आपके पास आ रहा है, और दूसरा अकाउंट बच्चों अफेक्ट हो जाएगा राम। राम है पर्सनल अकाउंट और परचेज है आपका रियल अकाउंट। अब देखो रियल अकाउंट में अगर मैं नियम लगाऊं तो अगर आपको नियम याद है तो रियल अकाउंट का नियम कहता है आने वाली वस्तु डेबिट है। अब आप डायग्राम में देख सकते हो ये आपका बिजनेस है, आप बिजनेस में बैठ के अगर परचेज कर रहे हैं तो आपके पास परचेज आ रहा है, तो आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। और राम, राम को कुछ भी नहीं मिल रहा, हम तो उससे उधार में परचेज कर रहे हैं, भाई राम हम तुम्हें 3 महीने बाद पेमेंट कर देंगे। तो राम को से जब हम परचेज कर रहे हैं और उसको 3 महीने बाद पेमेंट करोगे आप, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है राम इस केस के अंदर कौन हो जाएगा? रिसीवर या गिवर? सर हम राम से परचेज कर रहे हैं तो राम तो गिवर ही हो जाएगा, क्योंकि वो इस वक्त कुछ पा ही नहीं रहा, हम तो उससे उधार में परचेज कर रहे हैं। भाई हम परचेज तो करके आ रहे हैं राम से लेकिन उधार में, तो ये कौन हो जाएगा? गिवर। और नियम के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो गिवर कौन होते हैं? आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर गिवर क्रेडिट होते हैं। तो हम इसको क्या काम कर देंगे? इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बच्चों क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। अब मन में एक ही विचार उठेगा कि सर मैंने कहा बोलो बोलो सर, अगर एक बात बताओ सर, ये सर अगर ये हमारा मॉडर्न अप्रोच से करना होता तो कैसे करते? मैंने कहा देखो अगर ये मॉडर्न अप्रोच से करना होता तो आप ये बात तो जानते हो कि अगर आप परचेज कर रहे हो तो स्टॉक आपके पास आ रहा है, स्टॉक आपकी एसेट्स है, स्टॉक बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? डेबिट। लेकिन राम याद रखना, जिससे हम उधार में परचेज करते हैं ना वो हमारा कौन होता है? क्रेडिटर, क्योंकि हमने उसको फ्यूचर में पेमेंट करना है।
अब बच्चों ये बात आपको पता होना चाहिए, हालांकि मैं आपको फिर लिस्ट भी लिखवा दूंगा, जो कॉमर्स के बच्चे उनको बात पता होती है कि बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर्स बच्चों लायबिलिटी है आपकी, क्रेडिटर्स, ठीक है। तो क्रेडिटर्स अगर लायबिलिटी है तो हमको क्या काम करना है, लायबिलिटी अब बढ़ रही है कि घट रही है, ऑब्वियस सी बात है बढ़ रही है, क्योंकि पहले हमने हमारे क्रेडिटर्स कुछ नहीं थे, अब मैंने अगर राम को 200 रुपये पेमेंट करने हैं फ्यूचर में तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी 200 रुपये से। तो देखो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं कि नहीं, है ना। तो ये हम क्रेडिट कर देंगे, लायबिलिटी हमारी बढ़ गई तो क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, है ना। तो इस तरीके से ये हमारे ट्रांजेक्शन चलते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में अच्छी तरीके से आप लोगों को आ रही होगी। तो ऐसे ही अब मैं आप लोगों को दो तरीके के और ट्रांजेक्शन देता हूँ, देखते हैं आप सब लोग कर पाते हो कि नहीं। ये देखो, परचेज, परचेज गुड्स, परचेज नहीं, चलो अब परचेज की बात नहीं करते, अब सेल्स की बात करते हैं। सेल्स गुड्स इन कैश रुपीज 300। तो ठीक है बच्चों, देखो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसके अंदर उम्मीद है आप सबने ये ट्रांजेक्शन कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो समझ लें। अब देखो अगर आप गुड्स को सोल्ड आउट कर रहे हो तो जब आप समझने की कोशिश करें, गुड्स को अगर हमने सोल्ड आउट किया है तो ऑब्वियस सी बात है अब की बार हम सेल्स कर रहे हैं तो गुड्स हमारे हाथ से जा रहा है और हमारे हाथ में क्या आ रहा है, उसके अगेंस्ट में कैश आ रहा है ना। तो दो कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो गए, एक कैश और एक दूसरा सेल्स, है ना। तो कैश हमारे हाथ में आया और सेल्स हमारे हाथ से गया। तो जो चीज आ रही है, देखो दोनों ही रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट क्या कहता है, जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो मॉडर्न अप्रोच को भी साथ साथ समझते चलो। मॉडर्न अप्रोच की अगर मैं बात करता हूं तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर आपको क्या काम करना है, कैश आपकी एसेट्स है, सेल्स आपका वो भी एसेट्स है क्योंकि सेल्स आपका स्टॉक है। अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने सेल्स किया है तो स्टॉक आपका कम हो जाएगा, तो एसेट्स कम हो जाती है तो क्रेडिट, और कैश आपके पास आ रहा है तो एसेट्स बढ़ जाएगी, डेबिट। तो इसलिए डेबिट और क्रेडिट हो गया, कारण पता लगना चाहिए हमको, है ना। अब देखो, अब मैं अगर आपको आगे का ट्रांजेक्शन बोलूं तो एग्जाम्पल नंबर अगला करें, तो अगर मैं आपको बोलता हूं सैलरी पेड इन कैश रुपीज 500। अगर आप सैलरी पे कर रहे हो कैश के अंदर तो ये आपका बिजनेस है, ठीक है। इस बिजनेस के अंदर कुछ आपके एम्प्लॉयज हैं जिनको आप सैलरी पेमेंट कर रहे हो। अगर हम सैलरी कैश में पेमेंट करेंगे तो इसमें दो तरीके के अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक सैलरी और दूसरा अकाउंट अफेक्ट हो जाएगा बच्चों कैश, है ना। तो सैलरी आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, कैश आपका क्या है, रियल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर अपन को क्या काम करना है, एज एन एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड होते हैं तो डेबिट कर देंगे। और कैश आपका रियल अकाउंट है, तो ये जा रहा है आपके हाथ से क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो, तो गोज आउट है तो क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 500, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। तो क्या चीज देखी बच्चों, आपने आपने ये चीज देखी कि जर्नल एंट्रीज किस तरीके से हैंडल करनी है। हमने पर्सनल अकाउंट के बारे में भी देखा, रियल अकाउंट के बारे में भी देखा, अभी आपने नॉमिनल अकाउंट को भी देख लिया। अब ट्रेडिशनल अप्रोच तो कुछ हद तक आपको बात क्लियर हुई, लेकिन मॉडर्न अप्रोच को समझने के लिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये बात पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट के आइटम कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको देखो अब बैलेंस शीट के आइटम्स को बताऊंगा। आपको ये देखना होगा कि बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, क्योंकि आप मॉडर्न अप्रोच को समझ ही तभी पाएंगे जब आपको बैलेंस शीट के बारे में नॉलेज हो। तो आप मेरे साथ साथ ये फॉर्मेट बनाएं और फिर मैं आपको बताता हूँ बैलेंस शीट के आइटम्स
कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ पर आते हैं। ठीक है, चलिए फॉर्मेट बना लो मेरे साथ साथ ये। ठीक है, ये लो, यहाँ ऊपर ऊपर लिखो बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट में ये साइड होती है लायबिलिटीज साइड, ये होता है अमाउंट, ये होता है एसेट्स, और ये होता है आपका अमाउंट। ठीक है, अब एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि कैश इन हैंड आपकी एसेट हो जाएगी, आपके पास पड़ा हुआ आपका बैंक बैलेंस आपका एसेट हो जाएगा, फर्नीचर आपका एसेट हो जाएगा। एसेट की लिस्ट है, ये याद रखनी पड़ेगी अपन को। बिल्डिंग आपकी एसेट्स हो जाएगी। हम किसी को उधार में गुड्स बेचते हैं और उससे अगर अपन को पैसे लेने हैं तो वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं, तो वो भी आपकी एसेट्स हो जाएगी, है ना। और क्या क्या चीजें हो सकती है, लैंड एसेट्स हो सकती है, मशीनरी एसेट्स हो सकती है ना, मशीनरी आपकी एसेट्स हो सकती है। और यहाँ पर जो पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल, ये आपकी लायबिलिटी होती है। ठीक है, और हम किसी से उधार में गुड्स परचेज करके आते हैं और उसको फ्यूचर में पेमेंट करना है, तो वो आपके क्रेडिटर्स कहलाते हैं, वो आपकी लायबिलिटीज होती है। ठीक है, लायबिलिटी समझ में आ गया क्या क्या चीजें होती है। कोई अगर आपका फ्यूचर में आपने कोई से लोन लिया है तो वो भी आपकी लायबिलिटीज होती है। ठीक है, तो लायबिलिटीज गिनी चुनी है, इतनी होती है। उसके बाद क्या कहते हैं कि बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल मैच हो जाता है। तो ये है आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तो याद रखना है अपन को, क्योंकि अभी आगे जाके जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें आपको क्या चीज बताई गई है, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको बैलेंस शीट के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग इक्वेशन बताई गई है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर क्या बताया है, देखो बैलेंस शीट के अंदर तो आप क्या लिखते हो, पहले लायबिलिटी लिखते हो फिर एसेट लिखते हो, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में जो बताया गया है ना वो थोड़ा सा हटके बताया गया है। क्या बोला गया है आपको, लिखा है कि लाइबिलिटीज, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, अभी बताता हूँ। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में जो चीज है वो एग्जैक्टली आपको वही लिखवा देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर तो उसमें लिखा हुआ है एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपकी इक्वेशन है। अगर आपको याद हो तो क्लास 11 में आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा करते थे, तो ये वही अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो हमें ध्यान रखनी है लाइबिलिटीज इज एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इस अप्रोच पे अपन चलेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट के आइटम याद होंगे और इस अप्रोच पे पढ़ो चलोगे, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, उसी को ही हम मॉडर्न अप्रोच कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको स्टडी मटेरियल को पढ़वाऊंगा और उसमें से देखेंगे कि क्या हमने मॉडर्न अप्रोच के क्वेश्चन या ट्रेडिशनल अप्रोच के क्वेश्चन क्या हमें दे रखे हैं या नहीं दे रखे, वही सब चीज़ें अपन देखते हैं। तो चलिए, तो देखिए बच्चों, ये आप जैसे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये है आपका स्टडी मटेरियल। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर आप नीचे बढ़ो तो सबसे पहले तो ये सारी थ्योरेटिकल बातें दे रखी है, ये सारी बातें अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन उस पॉइंट के ऊपर जाएंगे जो अभी अपन ने जस्ट लाइक स्टडी किया है, देखा है कि किस तरीके से क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, वो सारी बातें मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा। देखिए यहाँ से अपन बढ़ जाते हैं आगे की ओर। ठीक है, ये देखिए बच्चों, स्टडी मटेरियल को बहुत ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय आर आफ्टर he started his business, show how various accounts will be affected by these transactions। ये ट्रांजेक्शन्स जो है इससे किस तरीके से अकाउंट इफेक्ट होते हैं ये हमें बताना है। आर स्टार्टेड बिजनेस विद 5 लाख। एक बात बताएं बच्चों, अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो डायग्राम से पहले आपको बात समझाता हूं। अगर आपका बिजनेस है और ये आप हैं, अगर आपने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश लगा के, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर कैश लगा के अगर अपन ने बिजनेस को स्टार्ट किया,
तो होता क्या है कि जब भी हम फर्स्ट टाइम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कैश लगा के, तो हमारा नाम कैपिटल कर दिया जाता है। समझ रहे हो? ये कौन है? बिजनेस का मालिक है और इसका नाम क्या कर दिया जाता है? प्रोप्राइटर का नाम कैपिटल रख दिया जाता है। और वो बिजनेस के अंदर क्या लगा रहा है? कैश लगा रहा है। अब आप इसके अंदर देख सकते हो दो तरीके के अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश और दूसरा कैपिटल। और अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैपिटल आपकी लाइबिलिटी होती है। ये देखिए यहां पर मैंने लिखवाया था आपको, ये देख सकते हो आप। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल आपकी लाइबिलिटी होती है ना? अब आप ये देखिए, तो कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट है आपका, आपकी लाइबिलिटी है। तो पर्सनल अकाउंट क्या बोलते हैं? गिवर को क्या कर दोगे आप? क्रेडिट, गिवर क्रेडिट। और कैश क्या है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या बोलता है? जो आ रहा है वो डेबिट। तो अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से बात करूं तो एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और अगर मैं मॉडर्न अप्रोच से बात करता हूं तो मॉडर्न अप्रोच से क्या हो गया? कैश आपके पास आ रहा है, कैश आपकी एसेट्स है, एसेट्स बढ़ गया डेबिट, और वहां लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आपकी, ये कैपिटल आपकी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी भी बढ़ गई तो क्रेडिट। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब आपसे यही चीज पूछी गई है, फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय आर आफ्टर ही स्टार्टेड हिज बिजनेस, शो अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड बाय दिस ट्रांजेक्शन। अब आपने इसे जर्नल एंट्री करके देखी, आपको पता लग गई एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगी। कौन सा अकाउंट क्या अफेक्ट हो रहा है ये देखो आपको बताकर आना है। देखो नीचे इन्होंने यही चीज बताई है, एक्सप्लेनेशन दिया है सबसे पहले। 5000 कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, बैंक अकाउंट एंड आर्स कैपिटल अकाउंट। यानी बैंक अकाउंट बोलो या कैश अकाउंट बोलो, बात बराबर है। यूजुअली ये कहते हैं कि जो भी हमारे कैश के ट्रांजेक्शन होते हैं, ये बुक वाले इसको बैंक बोल देते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप बैंक और कैश दोनों ही बोल सकते हो। पर नेचर ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या है? कैश होता तब भी एसेट है, बैंक होता तब भी एसेट है। मैंने आपको देखो ये लिखवाया था अभी फॉर्मेट में कि आपका बैंक और कैश दोनों ही एसेट होती है, देख रहे हो? तो आपको नेचर ऑफ अकाउंट्स आपसे पूछा है, कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट है ही, और ये आपकी क्या है? एसेट्स है। एसेट्स आपकी इंक्रीज हो गई और वहां लाइबिलिटी यानी कैपिटल भी आपकी इंक्रीज हो गई। मॉडर्न अप्रोच तो यही बात बोलती है ना, जो इंक्रीज हो जाता है एसेट्स तो डेबिट कर देते हैं, और अगर आपकी कैपिटल यानी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो भी उसको हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। अभी अपन सीख कर आए हैं ये बात। ये देखो यहाँ पर यही तो बात लिखवाई थी अभी आपको। ये देखो लाइबिलिटी बढ़ गई क्रेडिट, वहां एसेट्स बढ़ गई तो डेबिट हो गई, है ना? तो इस तरीके से हमें इसको इसको कारण बताकर आना है। अब आप देखो नीचे ये वाला देखो, परचेज फर्नीचर फॉर 1200। अगर आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश या बैंक कुछ भी मान सकते हो। अब क्या फर्नीचर आपकी एसेट है? हाँ। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो क्या एसेट बढ़ गई? हाँ। तो एसेट बढ़ जाएगी और कैश आपकी एसेट है वो घट जाएगी क्योंकि आप पेमेंट करोगे। तो देखो यही यहां पर नीचे बोल रखा है, फर्नीचर एसेट्स, बैंक एसेट्स, तो बैंक घट गया क्रेडिट, और फर्नीचर आपका बढ़ गया एसेट्स इंक्रीज डेबिट। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आ रहा है? पेड सैलरी टू हिज क्लर्क। तो जर्नल एंट्री क्या करते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सैलरी आपका एज एन एक्सपेंस है, बढ़ गया, तो देखो एज एन एक्सपेंस इंक्रीज, और कैश कम हो रही है डिक्रीज। तो जो कैश कम हो रहा है, एसेट्स कम होती है तो क्रेडिट हो जाती है, और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट हो जाते हैं। ये ऊपर लिखवा कर आया था आपको। अब आपने देखो रेंट पे किया, रेंट अगर हम पे कर रहे हैं तो रेंट आपका एक्सपेंस है, एंट्री क्या हो जाती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होगी ना, तो देखो रेंट यहाँ पर डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी यहाँ तक। तो देखो अगर मैं रिसीव्ड इंटरेस्ट की बात करता हूं तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो अब आपको देखो क्या चीज देखनी है, इंटरेस्ट आपकी इनकम है और कैश आपकी एसेट्स है। तो एसेट्स आपकी क्या हो गई? बढ़ गई, और यहाँ पर इनकम भी बढ़ गई। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है, एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट हो जाती है। तो यही देखो मॉडर्न अप्रोच के अंदर नीचे लिखा है इन्होंने, ये देखो कैश एसेट्स इंक्रीज, इनकम
इंक्रीज क्रेडिट, इस तरीके से अपन को करना है। तो अब देखो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको बात मेरी सारी समझ में आई होगी कि क्या कहना चाहता हूँ आपको। अब आपका जो होमवर्क है उस होमवर्क को आप ध्यान से समझ लें। ये चैप्टर आपको स्टडी मटेरियल जिनके पास है, अच्छी बात है, स्टडी मटेरियल उठाना है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आपको शुरुआत से रीड आउट करना है, ठीक है। ये पूरा रीड आउट करेंगे कि क्या होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। जो दिक्कत आएगी मैं आप लोगों को डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास के अंदर समझा दूंगा, लेकिन ये रीड आउट पूरा करना है, एक एक लाइन रीड आउट कर लेनी है कि ये क्या चीज़ें बोल रहे हैं। कहाँ तक रीड आउट करना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये पूरा एग्जाम्पल नंबर 1 2 ये पूरा आपको रीड आउट करना है, क्या एसेट है क्या लायबिलिटी है, अकाउंटिंग इक्वेशन, ये पूरा आपको रीड आउट करना है। यहाँ तक जहाँ तक मैंने अभी आपको एग्जाम्पल पढ़ाया है, यहाँ तक पूरा आपको रीड आउट करके आना है, एग्जाम्पल नंबर 1 तक तो। और फिर एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद सीधा आप चले जाएंगे ये मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, जो ये भी मैंने आपको बात बता चुका हूँ। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन आपको नहीं करना, ये मैं आपको कल समझाऊंगा, एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे होती है, 1 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। फिर उसके बाद आपको ये अगली क्लास के अंदर दूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से करनी है, ठीक है। लेकिन ये जो आ रहा है ना ट्रेडिशनल अप्रोच, ये ट्रेडिशनल अप्रोच यहाँ पर 1.7 ये देखो अपन ने पढ़ लिया है, ये भी आपको रीड आउट करना है, ये पूरा आपको रीड आउट करना है। क्या होता है पर्सनल अकाउंट, क्या होता है रियल अकाउंट, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन भी दे रखे हैं, ठीक है। ये पूरा आपको रीड आउट करके आना है, ये पूरा जर्नल का, ठीक है। और इसके आगे जर्नल के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं ये भी आपको पढ़कर आने। अगर आपको किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है इसके अंदर तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये देखो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, दोनों से आपसे पूछ रखा है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच अभी आप मत करो, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच से तो हम कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ अकाउंट आपसे पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए जनरल एंट्री से बेसिकली पूछी है। अगर मैं आपको इस पे जाऊं तो देखो, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹4 लाख। हम एंट्री क्या करेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल की एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही करते हैं, है ना, 4 लाख रुपीज से। तो देखो यही आपसे नीचे पूछा गया है। और नेचर ऑफ अकाउंट भी पूछा है, तो कैश बोलो या बैंक बोलो एक ही बात है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो आपको क्या बोल रहे हैं, ही विड्रू कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से अगर आप पैसा निकलवा रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कैश आपके पास आया बैंक से आया है, तो बैंक तो गिवर हो गया, पर्सनल अकाउंट है क्रेडिट हो जाएगा, कैश आपके पास आ रहा है डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही एंट्री की है। आप देख सकते हो कैश रियल अकाउंट है, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर अगर आप जाते हो तो क्या लिखा है, ही परचेज गुड्स बाय मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक, गुड्स परचेज कर रहे हो और बैंक से पेमेंट कर रहे हो आप, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। तो देखो परचेज पे, क्योंकि अपन बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो परचेज टू बैंक, तो परचेज आपका क्या है, परचेज देखो कहीं बुक परचेज को रियल अकाउंट बोलते हैं, कहीं बुक इसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो परचेज जो अपने गुड्स है ना, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये दोनों ही है। आप चाहो तो इसको रियल लिख सकते हो, चाहो तो नॉमिनल, ये दोनों ही चीजें ठीक है। अब आपकी स्टडी मटेरियल में इसको नॉमिनल बोल रखा है तो आप नॉमिनल भी कह सकते हो और चाहो तो रियल भी लिख सकते हो। बैंक आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जर्नल एंट्री कर रखी है और बस आपसे पूछ रखा है पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, वो बताना है। ही सोल्ड गुड्स फॉर 16,000 एंड रिसीव्ड पेमेंट थ्रू बैंक, गुड्स सोल्ड किया और बैंक से पेमेंट रिसीव किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि बैंक से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं 16,000 की, है ना। तो बैंक आपका क्या हो गया, पर्सनल, और सेल्स रियल अकाउंट हो गया। तो देखो यही किया, बैंक पर्सनल और सेल्स रियल बोल दो या नॉमिनल बोल दो, एक ही बात है। फिर इसके बाद क्या आता है बात, इसके बाद देखिए आ रही है, ही परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक, फर्नीचर परचेज किया और चेक से पेमेंट कर दिया अपन ने, कितने का, 2500 का। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे। एक सेकंड, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, फर्नीचर चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक लिखते हैं हमेशा, क्योंकि आपके पैसा तो फिर बैंक से ही जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर आ गया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
तो फर्नीचर रियल है, बैंक पर्सनल है। तो इस तरीके से आपको सारे ट्रांजेक्शन बताकर आने हैं। तो ये सारा आपका होमवर्क है यहाँ से यहाँ तक का। आप इसको पूरा अच्छी तरीके से स्टडी कर आएंगे। कोई भी दिक्कत होगी मैं आपको अगली क्लास के अंदर इसको डिस्कस कर लूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को यहाँ तक के पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे।